आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का मेजर का भी और माइनर का भी दोनों का टॉपिक है आपका मौर्य प्रशासन। मेजर में भी पूछ सकता है, माइनर में भी पूछ सकता है। तो दोनों के बारे में एक बार ध्यान से आप लोग देखते चलिए कि मौर्य प्रशासन में क्या क्या बातें आती है। मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया। उस टाइम किसने किया था यह स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य प्रशासन की स्थापना की थी। और इसमें मदद किसने किया था सबसे ज़्यादा? तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य कौन थे? उसके गुरु का नाम चाणक्य है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के शिलालेख और अनेक यूनानी रचनाओं से हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी मिलती है। एक नंबर का क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है आप लोग का कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। और शिलालेख वगैरह तो खैर अधिकतर अशोकों के द्वारा ही रचित किया गया है। शिलालेख मतलब होता है पत्थरों पर लिखे गए लेख, शिलालेख कहलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु, मित्र और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली को आरंभ किया, उल्लेखनीय है लगभग 2000 वर्षों के उपरांत भी अंग्रेजों ने लगभग उसी शासन प्रणाली को भारत में प्रस्थापित किया, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी प्रणाली थी। आप लोग जानते हैं कि अशोक को अशोक महान की संज्ञा दी जाती है। तो इसी तथ्य से स्पष्ट है कि मौर्य शासन प्रणाली कितनी सक्षम और उत्तम रही होगी। अब देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए मौर्य प्रशासन को हम कई भागों में बांट सकते हैं। पहला केंद्रीय शासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, लोकहित के कार्य और अशोक द्वारा किए गए सुधार। तो कई सारे इसके भाग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है केंद्रीय प्रशासन है क्या। तो केंद्रीय प्रशासन के निम्नलिखित भाग थे। मौर्य साम्राज्य का स्वरूप जो था वह राजतंत्रात्मक था, अतः शासन का प्रधान राजा होता था। मतलब मौर्य साम्राज्य में राजा लोग शासन करते थे, ठीक है। और फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये प्रक्रिया चलती रहती थी। इसी कारण चाणक्य ने इस बात को अत्यधिक महत्व दिया। अर्थशास्त्र में उसने लिखा, राजा का जो सील होता है वही प्रजा का होता है। अगर राजा का व्यवहार अच्छा होगा तो प्रजा का व्यवहार भी अच्छा होगा। यदि राजा परिश्रमी होगी तो प्रजा भी उन्नतिशील हो सकती है। राजा अगर दुर्व्यसनी होगा तो प्रजा भी वैसी हो जाएगी। तो चाणक्य ने क्या किया? राजा में कई सारे गुणों का बात कहा। राजा ऊंचे कुल का होना चाहिए, उसमें देवीय बुद्धि और शक्ति होना चाहिए। वह वृद्ध जनों की बात सुने, धार्मिक हो, परस्पर विरोधी बात न करने वाला हो, सुलझे विचार रखने वाला हो, अत्यधिक उत्साही हो। उसके अंदर में जितने भी जो छोटे छोटे सामंत हैं, मंत्री हैं, वे लोग उसके वश में रहें। उसकी परिषद छोटी नहीं होनी चाहिए। वह विनयानुगामी हो, मतलब उसके बात पर माने। इसके अलावा राजा के लिए इंद्रियों पर विजय। अब देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि राजा को यह कहा गया कि आपको अपने काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, हर चीज पे आपको विजय प्राप्त करना राजा के लिए आवश्यक है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी के पीछे में पड़ गए और पढ़ के अपना पूरा राजपाट बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौर्य काल में सिद्धांत के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में थी, कि जितना भी राज्य का संपूर्ण शक्ति है, मैन पावर किसके पास था? राजा के पास था। किंतु व्यवहार में अनेक प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं था। राजा की शक्ति व निरंकुशता सीमित थी। विशाल मंत्री परिषद और प्राचीन परंपराओं के पालन ने मौर्य शासकों की निरंकुशता पर सदैव अंकुश बनाए रखा। कि भैया अगर विशाल मंत्री परिषद रहेगी तो राजा अगर कुछ भी गलत करेगा तो तुरंत क्या होगा? बहुत सारे लोग उसका विरोध करने लगेंगे। तो इसलिए कभी भी राजा स्वेच्छाचारी वहां पर नहीं हो सका, निरंकुश नहीं हो सका। अब आता है राजा के प्रमुख 3 कर्तव्य क्या क्या थे। तो पहला है शासन संबंधी, न्याय संबंधी और सैनिक संबंधी। तो देखिए, राजा का काम क्या था भाई? एक शासक की हैसियत से वह कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता था, कागजों को देखता था, विदेशी राजदूत से विचार विमर्श करता होगा। राजदूत किसको बोलते हैं? जो दूसरे देश से अपना काम करने के लिए जाते हो। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, अभी भी एक पद होता है विदेशी राजदूत का। सोचिएगा और बताइएगा कि कौन सा वो पद है। आप लोग सुने होंगे फॉरेन मिनिस्टर। कौन है? आप लोग सर्च मार करके, खोज करके हमको बताइएगा। ठीक है, विदेश मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी तरह विदेश मंत्री, बिल्कुल एस जयशंकर थे। लेकिन अभी शायद बदलाव नहीं हुआ है क्या? ठीक है। नहीं, क्योंकि आपका नया पूरा पार्लियामेंट बना, इसलिए मैंने ये चीज पूछा।
चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अलावा वे अपने राजदूत को अन्य देशों में भेजता था, गुप्तचर द्वारा राज्य के संबंध में विभिन्न विवरण सुनता, प्रजा और राजकीय अधिकारियों को आदेश भेजता, न्यायाधीश के रूप में देश का सर्वोच्च अधिकारी होने के साथ साथ अपनी सभा में नीचे के न्यायालयों में आए हुए मामलों पर निर्णय भी देता था। इसके अलावा प्रजा से कभी कभी सीधे आवेदन पत्र भी स्वीकार करता और बहुत सारा जगह पे खुद ही परामर्श करता, सेना का संचालन करता और सैन्य संगठन आदि भी किया करता था। अब आता है राजा की दिनचर्या कैसी होती थी। तो राजा की दिनचर्या काफी कठोर हुआ करती थी और वह प्रजा के हित में रत रहता था। आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए राजा सदैव उद्यत रहता था कि भैया जो आवश्यक कार्य है उसको निपटाया जा सके, और कार्यवश जो लोग मिलना चाहते हैं उनसे मिलता था, क्योंकि राजा के दुष्प्राय होने से विद्रोह होने का डर रहता है। इसलिए राजा क्या करता था, हमेशा बहुत सारे लोगों से मिलता था, जिन लोगों के साथ राजा को लगता था कि मिलना आवश्यक है, उन लोगों के साथ वे जरूर मिलते थे। और राजा सुरक्षा हेतु कभी भी एक कमरे में नहीं सोता था। नॉर्मल बात है, एक कमरे में सोएगा तो कोई मार देगा। इसलिए वह क्या होता था, कई सारे कमरे बदलते रहता था। यहाँ तक कि कुछ राजा एक रात में 2-3 कमरे बदल देते थे। अब देखिए, राजा की सभी व्यक्तिगत सेवाएं सेविकाएं या दासियां करती थी। कारण क्या है, पुरुष लोग थोड़ा मजबूत होते हैं, हो सकता है कभी आक्रमण भी कर दें। इसी कारण से हमेशा महिलाओं की नियुक्ति की जाती थी, ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो और राजा को कोई भोजन में विष ना दे दे, अंतःपुर में विद्रोह ना हो, इस बात की पूर्ण सतर्कता रखी जाती थी। यहाँ तक कि राजा का भोजन, एक आप लोग कभी कभी मूवी वगैरह में भी देखे होंगे कि राजा के फल को चखने के लिए पहले जो है कोई एक व्यक्ति होता था जो उसके फल को पहले चखता था, उसके बाद जो है दूसरा कोई चख सकता है। एक वो मगधीरा नाम की मूवी है, उसमें महारानी जो है कोई फल खाना चाहती है, तो सेनापति जो है, हालांकि वो मूवी का थोड़ा एक्स्ट्रा सीन दिखा दिया जाता है कि वो पहले खा लेता है, उसके बाद खिलाता है कि महारानी जी अब ये फल बिल्कुल सही है, इसमें कोई विष मिला हुआ नहीं है। तो ये सब बहुत ज्यादा पूर्ण सतर्कता रखी जाती थी। हिंदू शासन पद्धति के अनुसार राजा जो है विधि का रक्षक नहीं बल्कि निर्माता, सॉरी, राजा विधि का रक्षक है, उसका निर्माता नहीं। मतलब राजा का काम क्या था, नियम की रक्षा करना, उसका निर्माता नहीं। किंतु अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है मौर्य शासकों को कानून बनाने का भी अधिकार था। मौर्य शासक में संपूर्ण शक्ति निहित थी, लेकिन उन्होंने निरंकुशता पूर्व शासन नहीं किया। मतलब वे जो शासन करते थे, सभी लोगों के लिए भलाई के लिए क्या करते थे, कभी भी जबरदस्ती नहीं किया करते थे वे स्वेच्छ, और ना ही वे स्वेच्छाचारी थे, मतलब अपने अनुसार कुछ भी नहीं करते थे। अब आता है आपका मंत्री परिषद। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतः अकेले राजा के लिए भी इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। अतः राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, राज रूपी रथ एक पहिए सिर्फ राजा के द्वारा नहीं चल सकता है, बल्कि उसे मंत्री परिषद भी चाहिए। कोई भी राजा बिना मंत्री परिषद के नहीं चल सकता है। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राजा ही नियुक्त करेगा, और जो उच्च कुल में उत्पन्न हुए हों, वीर हो, बुद्धिमान हो, ईमानदार हो, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। उनमें एक अच्छी योग्यता होनी चाहिए। और मंत्रिपरिषद में कितने लोग रहते थे, 12 से 20 मंत्री हुआ करते थे। पर चाणक्य का इस विषय में विचार था कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री हो यह निश्चित करना आवश्यक नहीं है। जितनी सामर्थ्य हो, जितनी आवश्यकता हो, उसी के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। आज भी वही होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। देखो, राजा बाध्य नहीं था, लेकिन फिर भी राजा मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम रखता था, और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई को गुप्त रखा जाता था। अब आता है अर्थशास्त्र। किसने लिखा है, कोई बताएंगे? बिल्कुल। तो चाणक्य से यह ज्ञात होता है कि मंत्रिपरिषद निम्नलिखित मामलों में राजा को परामर्श देती थी। पहला, विपत्ति के काल में राज्य द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ करने संबंधी उपायों के विषय में कि राज्य में क्या क्या काम प्रारंभ करने चाहिए। ऐसे कार्यों में व्यय होने वाली धन और कार्यकर्ताओं की संख्या का निर्धारण करने में कि भैया कितना खर्चा करना है, कितने लोग उसमें काम करेंगे, इन सब बातों का निर्धारण करता था। राज्य कार्य का संपादन करता था और स्थान और समय का निर्धारण भी किया करता था। समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह साधन भी जुटाया करते थे। अब आता है मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त एक अन्य छोटी उप समिति होती थी, जिसमें साधारणतया 3 अथवा 4 मंत्री होते थे। ये क्या होता था, राजा के एकदम करीब में होता था। आप लोग अगर तेनालीरामा देखे होंगे तो उसमें पाए होंगे कि किसदेव राय, तेनालीरामा और एक क्या नाम था,
उनके तथाचार्य, और एक मंत्री, क्या नाम था मंत्री का, सुमंत, तिम्मारसु, थैंक यू सो मच, तिम्मारसु। ये लोग चारों जो है राजा के बहुत करीब था, और राजा को कुछ भी गुप्त मंत्रणा करनी होती थी तो पहले तिम्मारसु, तेनालीरामा या फिर तथाचार्य के साथ में मिल करके करते थे। तो वो हो गया एकदम बहुत क्लोज वाला, जो राजा के सबसे क्लोज है। चलिए आगे देखते हैं अब आता है मंत्रिपरिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसे मंत्र भूमि कहते थे। भैया ये लोग एकदम गुपचुप गोपनीय बैठक करता था। दो तरह का सभागार होता था उस टाइम भी। एक होता था प्राकृतिक, सॉरी, बड़ा सा सभागार जिसमें बहुत सारे लोग बैठते थे, और एक होता था राजा के कक्ष के जस्ट बाहर एक वो छोटा सभागार जिसमें कि राजा के एकदम करीबी लोग बैठते थे। तो आप देख सकते हैं आगे, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मौर्य काल में मंत्रिपरिषद का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। मंत्रिपरिषद और मंत्री नामक संस्थाएं औपचारिक न होकर अत्यधिक क्रियाशील होती थी, मतलब वो काम करती थी। विभागीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद व राजा के द्वारा या तो मुख्यतः नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था, तत्पश्चात उन नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य नौकरशाही के द्वारा होता था। अब आता है मौर्यकालीन नौकरशाही अत्यधिक सुसंगठित और सुव्यवस्थित होती थी, विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सुगमतापूर्वक करती थी। मौर्य काल में प्रशासन की सुविधा के लिए 18 विभाग की स्थापना की गई थी। देखो अभी भी पता है विभाग मिलता है, जैसे नीतीश कुमार को, चंद्र बाबू नायडू को, ये सबको कुछ स्पेशल विभाग मिला है जिसमें इनकम भी ज़्यादा है, जो महत्वपूर्ण विषय हैं देश को लेकर के, तो उसी तरह का विभाग बनाया जाता था उस टाइम भी। और इन विभागों को उस समय में तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसे अमात्य कहते थे। अमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और प्रत्येक विभाग के अनेक उप विभाग होते थे जिनके अध्यक्ष अमात्य के अधीन ही कार्य करते थे। अर्थशास्त्र में जिन 18 अमात्य का वर्णन मिलता है, 18 को राजा के बहुत करीब था। मंत्री, रोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति इत्यादि। ये था केंद्रीय प्रशासन। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन। सर एग्जाम में क्या टोटल मिला के लिखना है? बिल्कुल, आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में आपको 6 पे ही लिखना है एक क्वेश्चन का आंसर, 6 से 7 पे। तो ऑब्वियसली वाला बात है, जब पूरा आप लोग वीडियो देख लेते हैं, याद करते हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक लाइन कट जाता है, सारा तो याद रहेगा नहीं। तो थोड़ा देखते हुए चलिएगा, मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइन को जरूर डालना है, कुछ लाइन को आप लोग अपने अनुसार कट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था और अतः संपूर्ण देश का प्रशासन सीधे पाटलिपुत्र से संचालित करना संभव नहीं था। अतः प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया था। इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और इन चक्रों पर शासन करने के लिए राजवंशीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसको कुमार कहते थे। मतलब राजा का बेटा होगा या राजा का भाई का बेटा लोग होगा, मतलब राज परिवार से बिलोंग करना चाहिए। और ये सब किसकी सहायता से शासन करते थे? महामात्य की सहायता से। महामात्य आपका थोड़ा पढ़ा लिखा होता था, विद्वान व्यक्ति होता था। और इसके बारे में डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं। डॉक्टर स्मिथ आपके कौन है? तो इतिहासकार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दूरस्थ प्रांत और अधीनस्थ कर्मचारियों पर मौर्यकालीन केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अकबर के समय से भी अधिक सशक्त था। अब देखिए, गिरि राज्य, मगध व निकटवर्ती प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इस प्रांत में सम्राट स्वयं ही शासन करता था। जो मगध की राजधानी होगी, मेन जगह जहाँ से बहुत इनकम आता हो, जो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उस जगह पे राजा स्वयं शासन करता था। दूसरा है आपका उत्तरापथ। उत्तरापथ में पंजाब, कश्मीर, गांधार आ जाता है। अवंती में कठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना। राजधानी उज्जैन। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ, ये सब पार्ट में इसका बटा हुआ है, 5 भाग में बटा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सबका वही होगा, अनेक मंडलों में बटा हुआ था। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, टोटल मिलाकर के जितने भी मंडल में बटा हुआ रहता है, या फिर छोटा स्तर पे आप जिला समझ लीजिए, उस आधार पे बटा हुआ रहता था। यहाँ पे महामात्य वगैरह शासन करते थे। प्रधान अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। इसके अलावा प्रत्येक जनपद प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक नगरों में विभक्त था। प्रत्येक जनपद की छोटी इकाई ग्राम होती थी, और 10 ग्रामों के समूह के संग्रहण, 200 ग्राम के समूह को खारवटिक, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख,
और 800 गांव के समूह को स्थानीय कहते थे। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन में जो अधिकारी शासन करते थे उसको ग्रामीण कहते थे। इसका निर्वाचन कौन करता था? गांववासी के द्वारा। और यही सबकी सहायता किया करता था, गांव के प्रशासनिक कार्य में ग्रामीण सहायता प्रदान करता था। और नई गांव बसाने अथवा संकट काल में राजा ग्रामीणों को कर से मुक्त कर देता था कि टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। और ग्रामवासी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए राजा जो है गुप्तचर भी नियुक्त करता था कि सही तरीके से वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नगर प्रशासन गांव की तुलना में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता था। यहाँ पर क्या होता था? प्रधान अधिकारी नागरिक होता था जिसके अधीन स्थानिक और गोप होते थे। ये लोग मिल करके शासन चलाया करते थे। ये ध्यान रखते थे कि घर का निर्माण सही तरीके से होना चाहिए। जैसे जिनका घर देवघर में है उन लोग को पता होगा कि नगर निगम के तहत आप लोग को टैक्स भरना पड़ता है। आप घर बनवाइएगा 2 तल्ला 3 तल्ला, उसी हिसाब से टैक्स आपका बढ़ते चल जाएगा। करकट का घर डालिएगा तो टैक्स कम रहेगा। तो ये सब नगर निगम को सूचना देना पड़ता है, उस टाइम भी देना पड़ता था। सफाई व्यवस्था अग्नि को फैलने से रोकने के लिए। मदिरालय, मदिरालय मतलब वही दारू का दुकान। सबके लिए नियम है ना, दारू का दुकान 10 बजे रात तक बंद हो जाना चाहिए, नियम है आपका। ठीक है। या फिर जो भी नियम है, 9 बजे के बाद खुलना चाहिए। बच्चों को दारू नहीं दिया जाना चाहिए। उसी तरह उस टाइम में मदिरा पालन को लेकर के कुछ कुछ नियम बना हुआ होगा। और यदि किसी के घर में आग लग जाए और उसके पड़ोसी अगर अब बुझाने में सहायता नहीं दें तो वह अभी दंड का भागी होता था। गंदगी नहीं फैला सकते हैं, सड़क की व्यवस्था अच्छी रखनी होगी। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भी लिखा है, नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी और ये 5-5 सदस्य और 6 समिति में बटी हुई थी। सबका अलग अलग काम होता था। ये पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। न्याय प्रशासन में वही है, गांव का अगर छोटा सा लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको संभालेगा कौन? ग्रामीण। और ग्रामीण अगर नहीं संभाल पाया तब संग्रहण, तब द्रोणमुख, तब स्थानीय, तब जनपद, और सबसे ऊपर में कौन? राजा। राजा जो फैसला देगा वो बात को सबको मानना पड़ेगा। और राजा चाहे तो नीचे की अदालत के फैसलों को रद्द भी कर सकता है। जैसे अभी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो जिला कोर्ट के फैसले को रद्द कर सकता है। ठीक है। तो उस टाइम में राजा था। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय। वही सारा चीज़ दिया हुआ है, ये सब आप लोग एक बार अपने से पढ़िएगा कि इस समय क्या है। जैसे कि अभी भी होता है आप लोग का दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। एगो में होता है लड़ाई झगड़ा मारपीट का मामला देखा जाता है। एगो में पति पत्नी का लड़ाई को देखा जाता है कि भाई पति पत्नी में उतना भयंकर लड़ाई नहीं होता है, किसी का खून मर्डर नहीं होता है, नॉर्मल वाला केस चलता है। तो इसलिए उसका न्यायालय अलग होगा। और जहाँ पे किसी का जान वगैरह ले लिया गया है उसका मामला अलग होगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। अलग अलग इसका भी 3 अमात्य है मैन के अलावा। ये क्या करता है? सड़क पे, पानी पे, चारागाह पे, क्रय विक्रय पे, मानहानि पे, ये सब केस का अध्ययन करता था। कंटक शोधन में भी कुछ कुछ बदलाव की बात की गई है। अब आता है दंड व्यवस्था। मेगास्थनीज और यूनानी लेखकों के विवरण से ज्ञात होता है मौर्य काल में दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी। किस काल में? मौर्य काल में कठोर दंड दिया जाता था ताकि दोबारा तुम लोग अपराध नहीं कर सको। गंभीर अपराध के लिए अंग भंग कर दिया जाता था, मतलब चोरी किया तो हाथे काट दो, खत्म कहानी। कोई डर के मारे करेगा ही नहीं चोरी। इसीलिए उस टाइम में अपराध भी बहुत कम होता था। आज भी कहा जाता है कि इंडियन कल्चर में अगर थोड़ा सा स्थिति सुधार लिया जाए, कड़ा दंड दिया देना आरंभ कर दिया जाए तो स्थिति बहुत सुधर जाएगी। मेगास्नी ने लिखा भी है कि भारत में चोरी उस टाइम बहुत कम होता था। राजस्व व्यवस्था भी अच्छी थी, टैक्स वगैरह लिया जाता था। भूमि कर, आयात कर, निर्यात कर, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। जैसे कि ये बोतल अमेरिका से हम यहाँ मंगवाएं तो इंडिया की सरकार को अमेरिका की कंपनी टैक्स देगी, तब ये बोतल यहाँ पर बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। अब मान लेते हैं इंडिया वाले ने ये आपका वन प्लस कंपनी का ये जो आपका ब्लूटूथ है ये बनाया। अब ये ब्लूटूथ को अगर हमको अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब बातों की का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा अर्थदंड के द्वारा राज्य की आय भी होती थी। जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे हैं सत्संग कॉलेज के पास पूरा चेकिंग वगैरह होता है। अगर आप लोग हेलमेट नहीं पहने तो ले लिया जाता है टैक्स के रूप में। तो ये भी उसी टाइम में भी होता था कि आप लोग को अर्थदंड लगाया जाता था किसी किसी मामलों में। अब आता है राजा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था।
जिसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष बहुत सारे लोग काम करते थे सिंपल भाषा में। और अगर कोई व्यक्ति गबन करता था, भ्रष्टाचार करता था, तो उसको प्राण दंड दे दिया जाता था। तो सोचो स्थिति कितनी अच्छी थी उस टाइम में, जो हम लोग का राजतंत्रीय प्रणाली थी। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छा होता है, नहीं भैया, कभी कभी ऑटोक्रेसी भी अच्छी होती है। राजतंत्र भी बहुत अच्छा काम करता है, बशर्ते वो राजा सही हो। इसके अलावा सेना, रक्षा, वेतन, भत्ता, बहुत सारा लोग कल्याणकारी कार्य भी किए जाते थे। भवन निर्माण किया जाता था, दान किया जाता था। शिक्षा के लिए भी राजा लोग दान किया करते थे। गुप्तचर व्यवस्था थी उस टाइम में कि कोई गलत काम कर रहा है तो गुप्तचर लोग अपराधी को पकड़ने का काम करते थे। ये सब भी है। गुप्तचर में कौन होता था? स्त्री लोग होती थी, पुरुष लोग होते थे, दोनों होते थे। कारण क्या है भाई? स्त्री गुप्तचर जो है बड़ा आसानी से पता कर लेती थी। दासी जो होती थी या वेश्या जो होती थी, किसी का भी पोल आसानी से खोल सकती है। दासी मतलब जानते ही आप लोग, एक टाइप का नौकर। और वेश्या का मतलब भी आप लोग जानते हैं, जो कई लोगों के साथ संबंध बनाती है। तो वो लोग बहुत आसानी से पता कर लेती थी अपराधों को। पुरुष भी गुप्तचर के माध्यम से पता लगाया करते थे। और इस प्रकार गुप्तचर व्यवस्था, और इसके अलावा गुप्तचर के ऊपर भी गुप्तचर लगाया जाता था। क्या है भाई? हो सकता है कि गुप्तचर सही से काम नहीं कर रहा हो, घूस घूस ले रहा हो, इसलिए गुप्तचर के ऊपर भी गुप्तचर लगाया जाता था, उन लोगों को पता भी ना चल सके। और ये सब किससे जुड़े होते थे? डायरेक्ट राजा से जुड़े होते थे। अब आता है सैन्य प्रशासन। चंद्रगुप्त का समय सैनिक युग था। और उस टाइम में बहुत तरह की सेना थी, जैसे पैदल सेना, नौसेना, नौसेना मतलब पानी में चलने वाली, अश्वसेना घोड़ा पे चलने वाली, रथ सेना, गज सेना, गज सेना मतलब हाथी पे चलने वाली, सैनिक सेवा, बहुत तरह का सेना भी था। इसके अलावा विभिन्न हथियार था, भाला, धनुष, कटार, ये सब था। इसके अलावा एक देखो स्पेशल दिया हुआ है, सर्वतोभद्र नामक एक ऐसा यंत्र था जिससे शत्रु सेना पर पत्थरों की वर्षा की जाती थी। और भी बहुत सारा है, बहुमुख, अर्धबाहु, ऊर्ध्वबाहु, इस तरह का कई सारा यंत्र भी था। दुर्ग भी 5 प्रकार के होते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, 100%। ठीक है, मतलब एक टाइप का बोलो ना, तोप खाना। लेकिन ये तोप नहीं था, ये तोप की मदद से आपका पत्थर फेंका जाता था। दुर्ग बनाए जाते थे। दुर्ग भी देखो 5 प्रकार का, स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरी दुर्ग, मरु दुर्ग। वही है जहाँ पर सैनिक लोग रहते होंगे, वैसा जगह को दुर्ग कहा जा रहा है। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए कारखाने बने हुए थे। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति था। मेगास्नी बताता है कि राजा जो है सैनिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देता था, उनको वेतन नियमित मिलता था। और घायल सैनिक के लिए हमेशा वैद्य लोग साथ में रहते थे। तो स्मिथ ने भी इस बारे में लिखा है कि जितना अच्छा चंद्रगुप्त की सेना थी, उतनी अच्छी सेना कहीं की नहीं है। और ये सेना जो है चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों की देन है। इसके अलावा लोक 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 सॉरी लोकोपकारी कार्य, पब्लिक वेलफेयर कार्य, क्या क्या करते थे? वही अभी मैंने जस्ट बताया। खेती के लिए नहर वगैरह बनवा देते होंगे। यात्रियों के लिए सड़क किनारे वृक्ष वगैरह लगाया जाता था। बहुत सारे जगह पे प्याऊ लगाया जाता था, पानी की व्यवस्था। औषधालय की व्यवस्था की गई थी, जैसे अभी आप लोग का हॉस्पिटल चलता है ना, उसी तरह का। महामारी रोकने के लिए सफाई का प्रबंध। अशोक भी कई सारा सुधार किया था कि भाई सभी से अच्छा संबंध बना सके। अशोक ने धम्म की व्यवस्था की थी। और इसमें जो है ये लोग एक और तरीका चलाया था कि पड़ोसी देश की राजाओं की कन्याओं से अपने पुत्रों की शादी कर देना, या फिर उनके पुत्रों से अपने घर की कन्याओं की शादी कर देना, ताकि क्या हो, ये जो संबंध है ये प्रगाढ़ बन सके। ठीक है? हम बिल्कुल। बिम्बिसार ने क्या किया था? हाँ, बिम्बिसार ने दिमाग लगाया कि देखो, मान लेते हैं सपोज दैट मेरा प्रियांशु से बहुत लड़ाई हो रहा है, या सपोज कोई भी एगो आदमी ले लेते हैं जिससे मेरा बहुत लड़ाई हो रहा है। अब उसका एगो कोई बेटा या बेटी है, उसका बेटा बेटी से हम अपना बेटा बेटी का शादी करा देते हैं। अब ऑब्वियसली वाला बात है, अब लड़ाई की संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। अब कोई अपना दामाद को तो नहीं मारेगा और अपना ससुर को तो नहीं मारेगा। तो ये सब के कारण क्या हो रहा था? अस्थाई ज्यादा हो रहा था मौर्य साम्राज्य। तुम लोग का भी अगर अपना पड़ोसिया से लड़ाई होता है तो देख लो। अब इस कारण लड़ाई नहीं कर लेना। चलिए खैर। इसके बाद अशोक ने भी बहुत सारे आदेश दिए थे नैतिक कार्य, धार्मिक कार्य के लिए। उन्होंने एक धम्म की उत्पत्ति की थी, अशोक का धम्म। आप लोग पढ़ चुके हैं, नोट्स में भी आप लोग का जा चुका है।
इसके अलावा अशोक ने राज्य का अस्थायी रूप से दौरा करने के लिए व्युष्ट नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की थी, जो जनता की समस्याओं के बारे में राजा को सूचित करते थे। इसके अलावा वह पशुओं के लिए भी चिकित्सक बनाया था अशोक ने, और पशु पक्षी के वध पर प्रतिबंध लगाया था। ये सब आप लोग अपने से जानते हैं। मृत्युदंड के पहले कैदियों को 3 दिन का अवकाश दिया जाता था कि भैया तुम सगा संबंधी से मिल सको, दान पुण्य कर सको, ये सब काम भी कर सकते हो। तो अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य क्या था, अत्यंत विशाल था। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से एक बहुत सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की थी, और इस प्रणाली में कुछ अन्य सुधार करते हुए भी अशोक ने इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। और स्मिथ स्मिथ एक बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं। इसने मौर्य शासन के बारे में लिखा। मौर्य शासन प्रणाली विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग अधिकारी थे जिनके कार्य पूर्णतः स्पष्ट कर दिए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से कहीं अधिक संगठित था। तो यानी कि ये काफी अच्छा रहा था। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। मेरा नाम आशीष सर है, बहुत कोई जानते भी होंगे हमको, और जो नहीं भी जान रहे हैं मे भी आज का क्लास के बाद जान भी गए होंगे। ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं।